आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय धीरज चतुर्वेदी पर। और मैं हूं आपका दोस्त धीरज चतुर्वेदी। एक लंबे अरसे से आप सभी के लिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा था दोस्तों। हालांकि चैनल लगातार आप सभी के साथ जुड़ा हुआ था और हम लोगों ने BHU BSc बायोलॉजी की सीरीज शुरू की हुई थी। एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग देख रहे थे और मैंने कई ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल भी करा दिए थे, आप लोगों ने देखा भी उसे। और आगे भी वो सीरीज जो चल रही थी वो चलती रहेगी। एक दो दिन में ही आपको 2010 के एंट्रेंस एग्जाम के बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी डिसाइड किया कि एक लंबा अरसा बीत गया है, एक लंबा समय बीत गया है, तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाइव भी पढ़ाया जाए। इसी सीरीज में आज एक नया वीडियो शुरू कर रहा हूँ मैं, और आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने आप भी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बाकी आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रखिए ताकि मैं और बेहतर आपके लिए कर सकूं। तो चलिए और बिना टाइम देते हुए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं, और वो लेक्चर होगा हमारा सेल पर। बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल, या इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, कोशिका। सेल यानी कि कोशिका जो है, यही इसी के बारे में आज हम की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले सेल के बारे में शुरू करेंगे। तो आज हम लोग पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि वास्तव में जो सेल है, ये टर्मिनोलॉजी, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी कि सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या हिंदी में इसे बोले तो जीवन के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि संरचनात्मक, एंड फंक्शनल यूनिट और क्रियात्मक इकाई ही है जो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका, या उसे क्या बोला जाता है? सेल। अब इनमें जो दोनों टर्म्स हैं इनके बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूं तो स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब हो गया? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब हो गया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर दे आर यूनिसेलुलर और दे आर मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इफ वी आर कीपिंग देम इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, अगर हम लोग किसी भी अर्थ पर पाई जाने वाली ऑब्जेक्ट को हम लिविंग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वह किससे एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा। यानी कि सेल क्या है? वो यूनिट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या कर रही है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज कर रही है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है। इस नाते हम सेल को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो दूसरा टर्म है हमारे सामने, दूसरा द सेकेंड टर्म इज द फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब हुआ कि ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म is basically the activities, the sum of the activities performed by their cells present in his or her body। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एक्टिविटी, जो फंक्शन हम लोग उसके द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है, वास्तव में वो फंक्शन, वो एक्टिविटी क्या होता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाने वाली सेल्स के द्वारा परफॉर्म की गई एक्टिविटी का ही सम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, हम लोग क्या बोलते हैं कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दे रेस्पायर, उनमें श्वसन की क्रिया होती है, वो रेस्पायरेशन करते हैं। तो बेसिकली जो रेस्पायरेशन की क्रिया है, बोला जाता है कि हमने की, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि अगर हम लोग, मैं अपने बॉडी की बात करूं तो मैं सांस के रूप में ऑक्सीजन ले जाऊंगा, ऑक्सीजन कहां तक? लंग्स तक, फेफड़े तक पहुंच जाएगी। अब फेफड़े तक पहुंचने के बाद लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर ब्लड में चली जाएगी, और अल्टीमेटली ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर कहां चला जाएगा? उसे लेकर चला जाएगा सेल के अंदर। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारी एलिमेंट्री क्या नाम है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेशन के बाद जो सिंप्लीफाइड डाइजेस्टेड फूड है वो भी कहां पर पहुंच जाता है? ब्लड में। ब्लड उस डाइजेस्टेड फूड को अल्टीमेटली कहां पर पहुंचा देता है? सेल में। यानी कि ब्रीथिंग के द्वारा ली गई ऑक्सीजन और डाइजेशन में बनाया गया सिंप्लीफाइड
फूड मटेरियल दोनों फाइनली जाके मिले कहां पर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जाके मिले, और वही सेल के अंदर ही क्या हुआ कि ऑक्सीजन और फूड पर्टिकुलरली कंबाइन कर जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के बाद एनर्जी बनती है। यानी कि एनर्जी को जो बनाने का प्रोसेस है वो कहां पर हुआ, सेल के अंदर। तो क्या इससे हम समझ पाए कि जो सेल है, दिस इज द मेन प्लेस वेयर ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, एंड दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म देयर इन वेरी स्मॉलर साइज, थोड़ी सी मात्रा में, कम मात्रा में होती है, और ऑल दीज एक्टिविटीज performed by different cell just summarize and it will be the activity of living organism। तो किसी भी दो बातें हम समझ गए कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि the cell is the structural unit because all the living organism, the body of all the living organism, either they are smaller or larger one made up of cells, and the second one was all the activities or the functions which was performed by any living organism is basically the sum of the activities performed by their cell. That's why we call the cell as the structural and functional unit। तो ये सेल हो गई। सेल की अगर हम लोग बात करें इसके डिस्कवरी की, तो एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, उन्होंने कहा 1665 में क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की, इसके बारे में खोजा। उन्होंने क्या किया, कार के स्लाइड को स्टडी ऑफ कार स्लाइड, कार के स्लाइड को स्टडी किया उन्होंने, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ क्या बी हाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसी स्ट्रक्चर्स उनको उस कार के स्लाइस में, कार के टुकड़े में दिखाई पड़ी, और ये छोटा छोटा कंपार्टमेंट जैसा दिखाई पड़ा। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को उन्होंने, कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने क्या रख दिया, इन्हीं को उन्होंने क्या बोल दिया, सेल। और इसकी जानकारी उन्होंने अपनी एक बुक में दी, और जो बुक रॉबर्ट हुक के द्वारा राइट की गई, लिखी गई थी, उस बुक का क्या नाम हो गया था, उन्होंने, इसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो इस माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1664 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की, सेल के बारे में लोगों को बताया। चूंकि जब उन्होंने ये सेल बताई थी, जो सेल के बारे में उन्होंने डिस्कवरी की, जिस सेल के बारे में उन्होंने लोगों को बताया, बेसिकली वो नॉन लिविंग थी, क्योंकि कॉर्क जो था वो तो नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया था, सूख गया था, डेड थी सारी की सारी सेल, और उसके अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इवन सेल डेड थी। तो इसके बाद जब ये रॉबर्ट हुक की 1664 में डिस्कवरी आई, सॉरी 1665 में, उसके बाद फिर कई सालों के बाद, एक कई लगभग 9 सालों के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, और उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूइवेनहॉक। तो ये ल्यूइवेनहॉक जो थे, इन्होंने कब 1674 में सबसे पहली लिविंग सेल की क्या की उन्होंने, डिस्कवरी। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल है, इसकी सबसे पहले जो सेल थी, इसकी डिस्कवरी की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, और उनकी डिस्कवरी के बाद एक लंबा सा अरसा था, जब उस दौरान सेल को लेकर कोई भी ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा इंप्रूवमेंट, ज्यादा नई चीजें नहीं आ पाई। लेकिन फिर उसके बाद कब 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूइवेनहॉक ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से माउथ की स्क्रैपिंग वगैरह को लिया, और उन्होंने सबसे पहले कैसे लिविंग सेल की डिस्कवरी की, कब, किसने, एंटोनी वॉन ल्यूइवेनहॉक ने, कब, 1674 में। तो ये दोनों साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सेल की डिस्कवरी के बाद सेल की स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए। और अब जबकि ये लिविंग सेल भी खोज ली गई, नॉन लिविंग सेल भी खोज ली गई है रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूइवेनहॉक के द्वारा, तो सेल की डिस्कवरी के लिए, सेल की स्टडी के लिए एक सेपरेट ब्रांच ही बना दी गई। तो इसे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। तो अब कोशिकाओं के अध्ययन के लिए जो एक नई ब्रांच बना दी गई साइंस की, और उस साइंस की ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो इसके अंदर, साइटोलॉजी के अंदर धीरे धीरे स्टडी शुरू हुई, साइंटिस्ट साइटोलॉजी के अंदर सेल के बारे में स्टडी करने लगे। अब जबकि रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूइवेनहॉक की डिस्कवरी पूरी हो गई थी, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, और इनका नाम है रूडोल्फ विर्कोव। उन्होंने सेल की स्टडी की, सेल को लेकर, और फिर 1858 में
उन्होंने एक रूल दिया और इनके द्वारा जो रूल बेसिकली दिया गया था उसको बोलते हैं थियरी ऑफ सेल लाइनिएज। ये थियरी ऑफ सेल लाइनिएज रुडोल्फ विर्को के द्वारा दिया गया और यानी इस थियरी ऑफ सेल लाइनिएज को हिंदी में बोलते हैं वंश परंपरा का सिद्धांत। इस थियरी में रुडोल्फ विर्को ने बताया, उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो रुडोल्फ विर्को ने इस सेल की डिस्कवरी के बाद 1858 में बहुत सारे रिसर्चेस किए और रिसर्च के बेसिस पर उन्होंने थियरी ऑफ सेल लाइनिएज दिया। और इस थियरी ऑफ सेल लाइनिएज में क्या बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, वो जर्मन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन लैंग्वेज का इनका वो स्टेटमेंट था। और इस स्टेटमेंट का जो मतलब होता है वो होता है कि ईच सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि प्रत्येक कोशिका, कोई भी जो सेल होगी वो अपने से पहले उपस्थित, अपने से पहले प्रेजेंट सेल से ही जनरेट होती है, प्रोड्यूस की जा सकती है, उत्पन्न होती है। डायरेक्टली आर्टिफिशियल मीडियम में कोई सेल नहीं बना सकते। और इसी को रुडोल्फ विर्को का क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ सेल लाइनिएज, और जिसमें क्या बोला गया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये बहुत सारे कंपटीशंस में पूछा भी गया है कि थियरी ऑफ सेल लाइनिएज किसने दिया, तो रुडोल्फ विर्को ने। और उनका स्टेटमेंट क्या था, तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि ईच सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इसके बाद इसी समय कुछ और साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करना शुरू किया। तो आगे हम लोग अब अगला सेक्शन पढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट, इसके बाद एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट डुएट आए। एक का नाम था मैथियस स्लाइडेन, ये एक क्या थे, बॉटनिस्ट, मैथियस स्लाइडेन। और फिर क्या थे, एक दूसरे साइंटिस्ट था थियोडर स्वान, और ये क्या थे, जूलॉजिस्ट। इन दोनों, मैथियस स्लाइडेन 1839 में उन्होंने एक थियरी प्रेजेंट की सेल की डिस्कवरी को लेकर, सेल के एनालिसिस को लेकर। और मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान की जो थियरी थी ये बहुत ही पॉपुलर है और इसे बोला जाता है क्या, सेल थियरी। तो सेल थियरी किन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज की, मैथियस स्लाइडेन नाम के बॉटनिस्ट और थियोडर स्वान नाम के जूलॉजिस्ट ने मिलकर 1839 में उन्होंने क्या किया कि सेल थियरी दिया। और इस सेल थियरी में 3 बातें बताई गई। कौन कौन सी बातें बताई गई, पहली बात जो उन्होंने बताया क्या कि all living organisms are made up of one or more than one cells। पहली बात स्लाइडन और स्वान की सेल थियरी में था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल्स। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने क्या बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी बात जो स्लाइडन और स्वान की सेल थियरी में थी कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर तीसरी बात उन्होंने बताई क्या कि ईच सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इन यही जो 3 बातें आपको इस समय बोर्ड पर दिखाई पड़ रही हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है, सेल थियरी। और जिसे किसने प्रपोज किया, मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने, कब, 1839 में। तो ये हम लोग 3 स्टेप की ओर बढ़ गए। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी के बारे में जाना, फिर सेल की डिस्कवरी के बाद हम लोगों ने जाना कि रुडोल्फ विर्को ने क्या दिया था, थियरी ऑफ सेल लाइनिएज दिया।
और फिर इस थियरी ऑफ सेल लाइनेज के बाद अगले साइंटिस्ट का ग्रुप आ गया और वो है मैथियस लाइडेन और थियोडर स्वान, और उन्होंने मिलकर क्या दिया, सेल थियरी। जिस सेल थियरी में 3 बातें बताई गई कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल्स, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है। दूसरी बात बताई उन्होंने कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सेल होती है। और फिर उन्होंने बताया कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं। तो ये था सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी अब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल की शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे कि सेल कौन कौन से शेप और साइजेस की होती है। तो सेल्स का जो शेप है और साइज है, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन इट्स पोजीशन एंड फंक्शन। सेल्स के का पोजीशन कहाँ है, वो प्लांट के या एनिमल बॉडी के किस पार्ट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, एंड व्हाट आर द बेसिकली फंक्शन दे हैव टू परफॉर्म। These are the 2 points which is basically important for the deciding the shape and size of the cell। सेल के शेप और साइज को डिसाइड करने के लिए पोजीशन और फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। पर बेसिकली जो सेल्स होती हैं दे आर आइदर ओवल, इलोंगेटेड और पेंटागोनल इन शेप। आमतौर पर ये ओवल, इलोंगेटेड या पेंटागोनल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती जाती है उनमें डिफरेंशिएशन आता जाता है, वैसे इनकी सेल साइज जो होती है, उनका जो शेप होता है सभी वो वेरी करता जाता है, बदलता रहता है, और अलग अलग तरीके के शेप और साइजेस भी सेल्स के को देखने को मिलते हैं। अगर हम सेल की साइज की बात करें तो जो सेल्स होती हैं दे आर मोस्टली फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। सेल की जो साइज होती है वो 1 माइक्रोन मीटर से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक होती है। अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है, स्मॉलेस्ट नोन सेल है, वो क्या है, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या इसको और क्या बोला जाता है, PPLO। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो PPLO यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ये माइकोप्लाज्मा या जो PPLO है ये क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है और इसकी साइज जो है वो 0.1 माइक्रोन मीटर तक की होती है, यानी कि ये बैक्टीरियल सेल का कितना 1/10 यानी कि 1/10 होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी हो गई, माइकोप्लाज्मा। अगर हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ये कितना हो सकता है, अप टू 19 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर तक का हो सकता है। अगर हम लोग बात करें न्यूरॉन्स की तो ये भी अप टू 1 मीटर तक की हो सकती हैं न्यूरॉन्स। बाकी प्लांट में बात करें तो एसिटा बुलेरिया नाम की क्या है, ये ग्रीन एल्गी है, और इसके अलावा कॉलार्पा नाम की भी क्या ग्रीन एल्गी है। ये एल्गीज जो हैं दे मेक एन रीच अप टू 1 मीटर। तो ये अलग अलग तरीके के सेल्स के साइजेस हो गए कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल हो गई, बैक्टीरियल सेल से भी छोटी, बाकी एग ऑफ ऑस्ट्रिच, न्यूरॉन्स, एसिटा बुलेरिया, कॉलार्पा, दीज आर कंसीडर्ड अंडर द लार्जेस्ट वन। तो ये शेप और साइज की बात हो गई।
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या टाइप ऑफ सेल। आगे पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका के प्रकार। सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए पूरे यूनिवर्स में जितने भी सेल्स पाई जाती हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। इनको हम जितनी भी सेल्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। एंड द सेकेंड वन इज कंसीडर्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो पूरे यूनिवर्स में जितनी भी सेल्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, वो दो तरीके की हैं, आइदर दे आर प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक। अब एक एक के बारे में चलिए देखते हैं। तो पहला जो टाइप है सेल का वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये जो आपके लिए प्रोकैरियोटिक सेल दिस द फर्स्ट टाइप। ये जो प्रोकैरियोटिक टर्म है आपका, ये दो ग्रीक लैंग्वेज के दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला जो टर्म है वो है प्रो, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या एंशिएंट। तो पहला टर्म प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव या एंशिएंट, और जो दूसरा टर्म है आपका क्या, कैरियन, और इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब हो गया कि द सेल्स विच हैव एंशिएंट, प्रिमिटिव और लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, ऐसी सेल्स को, ऐसी एंशिएंट सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की देखिए क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दे लैक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का लैक होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब कि क्या होगा, दे लैक, इनमें क्या चीजों की, किन किन चीजों की कमी होगी, इनमें पहली चीज क्या नहीं पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं होगा न्यूक्लियस के चारों ओर। अगली चीज क्या नहीं होगी, इनमें होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अलावा न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, ये इन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ जो न्यूक्लियस होता है, इट इज कंसीडर्ड एज अ वेल डेवलप्ड। तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस से मिलकर बना हुआ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें नहीं पाई जाती। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दे आर द प्रिमिटिव सेल्स, प्रिमिटिव सिंपलेस्ट सेल्स। ये एकदम प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट सेल्स होती हैं, एकदम प्राचीन और सबसे सरलतम कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा इस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दे लैक एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी सेल ऑर्गेनेल, जैसे अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, नहीं पाया जाता। आगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो दे कंटेन राइबोसोम। इनमें राइबोसोम नाम का सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, बट इट इज ऑफ 70s टाइप। वो भी कैसा होता है, 70s टाइप का, यानी कि 80s टाइप का राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। इसके अलावा इनकी बात करें तो इनमें जो डीएनए होता है, डीएनए डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। तो इनके डीएनए में भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। दीज आर द सर्टेन कैरेक्टर्स, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल की तो बैक्टीरिया हो गया,
इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, दीज सेल्स आर कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो गई तो अब उसके बाद अगला जो सेल का टाइप है वो क्या है आपका? अगला टाइप जो है वो है यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जो था वो ग्रीक लैंग्वेज के दो टर्म से मिलकर बना था, प्रो यानी कि प्रिमिटिव या एंशिएंट, और कैरियन यानी कि न्यूक्लियस। तो ठीक ऐसे ही जो यूकैरियोटिक सेल जो आपका टर्म है, ये भी दो सात टर्म से मिलकर बना है ग्रीक लैंग्वेज के ही। पहला जो है वो है टर्म यू, इसका मतलब होता है गुड या वेल, और दूसरा टर्म ऑफ कोर्स कौन सा हो गया? कैरियन, और इसका मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो इसका ऐसी सेल्स विच हैव वेल और गुड और वेल डेवलप्ड कैरियन या न्यूक्लियस, तो ऐसी सेल जिनमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा कि दीज आर वेल डेवलप्ड सेल्स। ये वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं, पूरी तरह से विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थी प्रिमिटिव थी, सिंपलेस्ट होती थी, लेस डेवलप्ड होती थी, while the eukaryotic cells are fully developed cells, they have all the structures of the any kind of cell। किसी भी टाइप के सेल की सारे कैरेक्टर्स जो सेल के अंदर हम इमेजिन करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब दूसरी चीज क्या होगी इसके अलावा कि वेल डेवलप होती हैं? they have membrane bounded well developed nucleus। तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी और क्रोमैटिन। So it means the eukaryotic cells contain nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromatin thread containing well developed nucleus। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। अब इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारी चीजें होंगी आगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, दे कंटेन ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, ये कहां पर? यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एंड दे हैव वेरी स्पेसिफिक फंक्शन। उनका एक कोई ना कोई विशेष प्रकार का काम होता है, और वो काम हर तरीके की सेल्स में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सब में ये करते हैं। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी का ये फैक्ट है। अब इसके अलावा अगली जो बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम ऑफ कोर्स ये प्रोटीन से मिलकर बना सेल ऑर्गेनेल है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है तो ये यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक में यह 80s एंड 70s बोथ, ये 80s भी पाया जाएगा और 70s भी पाया जाएगा। जितने जो साइटोप्लाज्म होगा, यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें 80s टाइप का राइबोसोम होगा, लेकिन जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, या जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो डीएनए जो है, डीएनए कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। तो इसके डीएनए के अंदर क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए के अंदर। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स का कैरेक्टर हो गया। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल्स, जितनी भी एनिमल और प्लांट सेल्स होती हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर
बाकी जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं, देयर सेल्स आर बेसिकली यूकैरियोटिक टाइप। यूकैरियोटिक टाइप की होती है, यानी कि उनमें इतने सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ सेल्स। हम लोगों ने टाइप ऑफ सेल के बारे में भी देख लिया। तो आज के वीडियो में फिलहाल तो इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आगे जो कल की वीडियो होगी, जो अगली वीडियो होगी, उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ना शुरू करेंगे। प्रोटोप्लाज्म या जो भी इसके आगे का सेक्शन है उसको देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।